Welcome back to reading session number 10. We are reading this book called Sapiens by Professor Yuval Noah Harari. And आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है अ रेस ऑफ कुक्स. बेसिकली इस पार्ट में, ये फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट में हम डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर के बारे में पढ़ेंगे. आग का डिस्कवरी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मैनकाइंड के हिस्ट्री में, डिस्कवरी ऑफ फायर. तो इससे पहले, जैसे इससे पहले प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस जो मिलेंगी, द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग, जब हम सोचने लगे, हमारा ब्रेन किस तरह से इवॉल्व किया. उसके बाद आपको सेकंड और वीडियोस मिलेंगे कि हम जब अपराइट चलने लगे तो हमारा बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए. लास्ट वीडियो में सेपियंस 9 जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा कि हम जब अपराइट चलने लगे उसके बाद हम धीरे धीरे हमारे जो हंटिंग स्किल्स थे उनको इम्प्रूव किया हमने और वी बिकेम गुड हंटर्स. और हमने किस तरह से फूड चेन के मिडिल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर तक जंप लगाया, और बहुत ही हेस्टी सा जंप था, बहुत ही जल्दबाजी में हमने जंप लगाया. उसके इफेक्ट्स भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. आपको इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे. फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल, फर्स्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया था बिग बैंग से, फिर फिजिक्स कैसे आया, केमिस्ट्री कैसे आया, इमर्जेंस ऑफ लाइफ, और फिर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स. तो इस तरह से हम आ रहे हैं. आप चाहो तो सेपियंस 1 इसी प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो है, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, वहाँ से पूरा देखोगे तो आपको इस बुक में जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा. So let's start with the chapter. देखते हैं प्रोफेसर युवल ने क्या क्या कहा है इसमें. A significant step on the way to the top was the domestication of fire. तो कौन सा टॉप? फूड चेन का टॉप, जो पिछले वीडियो में हमने बात किया. मिडिल ऑर्डर से हम टॉप कंज्यूमर बने, पहले मिडिल कंज्यूमर थे. तो टॉप कंज्यूमर जो बनने का जो ये जर्नी है, ऑब्वियसली हम एक दिन में अचानक जंप करके नहीं चले गए, ये लाखों सालों में धीरे धीरे हुआ. आपको मैंने वीडियो में बताया था, पिछले 1 लाख साल से हम बहुत अच्छे हंटर्स हो गए थे, लेकिन उससे पहले जब से हम आए हैं, पिछले 20 लाख साल, मतलब 20 लाख में से 1 लाख गया, 19 लाख साल ये जर्नी हो रहा था. तो उसी जर्नी के दौरान डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर, ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया. कैसे? बाकी जितने भी जानवर थे वो आग से डरते थे. आग लग गई, भागो, जल जाओगे, बहुत हीट है, जल जाओगे, बच्चे जल जाएंगे, पेड़ जल जाएंगे. पेड़ भाग नहीं सकते तो ऑब्वियसली पेड़ जल जाते थे. तो जानवर डरते थे आग से. फायर वाज लाइक, मतलब एक नेचुरल फोर्स जिससे आप लड़ नहीं सकते हो जानवरों के लिए. बट इंसान एक ऐसा जानवर था, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम कोई ऑर्गेनिज्म आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये आग है तो बहुत खतरनाक चीज, सब कुछ जला देता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसमें पानी डालो तो फिर नहीं जलता. ये डिस्कवरी कैसे किया इंसान ने? मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है कि जंगलों में आग लगता है, फॉरेस्ट फायर्स लगती है, ठीक है, तो कोई ना कोई, ये होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस, ये किसी ट्राइब में रह रहा होगा जंगल के किसी पार्ट में, और अचानक से आग लगा होगा. गर्मियों के टाइम आग लगी होगी जंगल में. अब आग सामने आता जा रहा है, तो ऑब्वियसली होमो इरेक्टस क्या करेगा? अपने ग्रुप को, अपने ट्राइब को लेके भागेगा वहां से, उस केव से या जंगल के उस पार्ट से भागेगा. अब भागता गया. अब हो सकता है उसी जंगल में एक नदी पड़ता हो.
अब भागते 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 वो देख रहा है जितना वो भाग रहा है उसके पीछे पीछे आग आ रहा है। बट हो सकता है नदी के पास पहुंच के उसको आइडिया आया होगा कि दूर मुझे एक आइलैंड दिख रहा है, स्विमिंग करके वहां चले जाता हूं, शायद आग ना आ पाए। स्विमिंग करके जब गया होगा उधर, उसने वाकई में उधर देखा कि आग नदी के साइड तक आ गया, सारे पेड़ पौधे जानवरों को जला दिया, लेकिन आग पानी को क्रॉस करके उस आइलैंड तक नहीं आ सका, जिस आइलैंड में उसने रिफ्यूज लिया था अपने ट्राइब के साथ। विजुलाइज कर पा रहे हो? थोड़ा सा छोटा सा आइलैंड, उस पे वो अपने ट्राइब के साथ रिफ्यूज लिया, स्विमिंग करके आया नदी के बैंक से, आग नदी के बैंक तक आके सब कुछ जला दिया, लेकिन पानी को क्रॉस करके आइलैंड तक नहीं आ पाया आग। 2 दिन 3 दिन बाद सब कुछ एकदम राख हो गया, काला हो गया जल के। बट जो ट्राइब था, जो होमो इरेक्टस का जो ट्राइब था, उसने रियलाइज किया पानी में कुछ तो है जो आग को आगे बढ़ने नहीं देता। ये ऑब्जर्वेशन, ये चीज बंदरों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि पानी में कुछ तो है जो आग को आगे बढ़ने नहीं देता। हिरन, शेर सभी ने किया होगा ऑब्जर्व, लेकिन इस चीज को लेके किसी ने सोचा नहीं कि पानी में क्या है जो आग को आगे बढ़ने नहीं देता है। आ रहा समझ में? उधर ही पूरा गेम पलट गया। बाकी जानवर जानते हैं हाँ ठीक है, पानी होने से आग सामने नहीं आएगा। इंसान ने सोचा पानी को यूज करके क्या मैं आग को कंट्रोल कर सकता हूं, आग को फैलने से रोक सकता हूं, आग को बड़ा होने से रोक सकता हूं। कहीं पे गलती से अगर आग बड़ा हो गया तो उसे बुझा के अपने डैमेज को कम कर सकता हूं। अपने ट्राइब के लोगों को मैं बचा सकता हूं कि आग से, अगर मेरे पास पानी है तो। कैन आई कंट्रोल फायर? आई गेस उस जमाने में फायर को एनर्जी के फॉर्म में तो ऑब्वियसली नहीं देखा जाता होगा, हीट एनर्जी या ये सब का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन आग कुछ क्या क्या सोचते होंगे आप? कमेंट्स में जरूर बताएं कि जो होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस था वो आग को देख के क्या सोचते होंगे। इज इट एन ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऐसे हिल रहा है, आप देखिए आग की लपटें निकलती है, तो इज इट एन ऑर्गेनिज्म? लेकिन ये तो अभी छोटा था, अभी ग्रो कर गया, फिर छोटा हो गया, फिर इज इट डेड? क्या हो रहा है इसमें से? हीट क्यों निकल रहा है इतना? क्या सोचते होंगे होमो इरेक्टस आग को जलते हुए देख के? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। चलो, सो सम ह्यूमन स्पीशीज मे हैव मेड ओकेशनल यूज ऑफ फायर एज अर्ली एज 8 लाख ईयर्स अगो। करीब करीब 8 लाख साल पहले, आज से कभी कभार ह्यूमन स्पीशीज ओकेशनल यूज करते थे फायर का, मतलब डेली बेसिस में नहीं। कभी जैसे जानवर आ गया बहुत ज्यादा तो कुछ जला दिए, या मतलब दे कुड मेक फायर, ठीक है, कुछ जला दिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, उस तरह से, ठीक है। बाय अबाउट 3 लाख ईयर्स अगो, आज से 3 लाख साल पहले, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स एंड द फोर फादर्स ऑफ होमो सेपियंस, ये डिफरेंट इनके बारे में बहुत सारे बातें की है हमने। होमो इरेक्टस जो सबसे पहली बार अपने बैक मसल्स के दम पे 4 पैर से 2 पैर में चलने लगा, उसको होमो इरेक्टस कहते हैं, है ना। हमने बात किया निएंडरथल्स जो यूरोप में बसे थे, इसके बारे में काफी डेप्थ में हमने बात किया था, आपको दिखाया भी था शायद फोटोज इनके। दीज guys were using fire on a daily basis, मतलब आज से 3 लाख साल पहले आग ऑलमोस्ट डेली बेसिस में यूज कर रहा था इंसान। लाइट के लिए, रात को अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लाइट हो जाएगा, थोड़ी गर्मी मिल जाएगी, इतनी ठंड। आपको पता है निएंडरथल्स, मैंने बताया था आपको कि ये यूरोपियन कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली कोल्ड क्लाइमेट में आग तो एक बहुत बड़ा आपका हीट का सोर्स बनता है, आपको बचाता है ठंड से। तो ऑब्वियसली निएंडरथल्स वगैरह ऑन अ डेली बेसिस आग का यूज करते थे। दे कुड कंट्रोल फायर, दे न्यू कि लकड़ी को लाके उसके ऊपर भूसा डाल के ऐसे पत्थर घिसूंगा तो चिंगारी निकलेगा, भूसा जलेगा, उसके बाद भूसे से लकड़ी को जलाऊंगा और लकड़ी से फिर वो एक बड़ा फ्लेम हो जाएगा, ठीक है। दे न्यू दिस थिंग। Humans now had a dependable source of light and warmth,
एंड अ डेडली वेपन अगेंस्ट प्राउलिंग लायंस। एक तो लाइट का सोर्स था अंधेरे में देखने के लिए, अब इंसान को ऐसे नहीं करना पड़ता था कि अरे अंधेरे है, कुछ दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ से शेर आ रहा है, ठीक है, तो अंधेरे में दिखता था। अब उसको वार्मथ का सोर्स था, बाहर बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान, लेकिन गुफा के अंदर आग जला दो तो एक वार्म एटमॉस्फेयर बनता था। सारे बच्चे, सारे फीमेल, सारे मेल्स एक साथ कडल करके आसपास रहते थे, तो उससे भी वार्मथ बनता था। एंड सबसे बड़ा जो आग का फायदा था कि दैट वाज अ डिफेंस, बहुत बड़ा डिफेंस था कि रात को कोई और जानवर, खासकर ये जो बिग कैट्स होते हैं, लायंस, टाइगर्स, जैगुआर्स, लेपर्ड्स, ये रात को शिकार करते हैं, नॉक्टर्नल हंटर्स होते हैं ये, तो ये रात को आके अचानक अंधेरे में बैठे, कुछ दिख भी नहीं रहा, एक बच्चे को खींच के ले गया। तो ऐसा पहले बहुत होता था, लेकिन जब से आग यूज करने लगा ह्यूमन बीइंग तो ऐसा होना बंद हो गया। बच्चे को अंधेरे में अगर आता भी था शेर तो बच्चे को खींच नहीं पाता था, मतलब बच्चे को पे अटैक करने से पहले ही शेर दिख जाता था। एंड फिर उस ट्राइब के जो 3, 4, 5, 6 जो भी यंग मेल्स रहते थे, वो लोग अपना अपना मशाल जैसा उठा लिए डंडे से और उससे ऐसे आवाजें कर करके एंड आग दिखा के उस टाइगर को या लायन को भगा देते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बाकी जानवर तो आग से बहुत डरते, उनको समझ में नहीं आता ये क्या चीज है। तो अब धीरे धीरे जो है इंसान विद डिस्कवरी ऑफ फायर धीरे धीरे अपने आप को दूसरे जानवरों से अलग पाने लगा। मतलब मुझे लगता है दिस वाज द फर्स्ट मेजर डिस्कवरी जिससे कि इंसान समझने लगा कि मेरा जगह ना इस जंगल में इनके बीच नहीं है, मैं कहीं और बैठूंगा फ्यूचर में। तो ये चीज शायद इंसान को अंदाजा लग गया था कि ये आग से बाकी जानवर तो डरते हैं बट मैं नहीं डरता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं पानी डाल के इस आग को अभी के अभी कंट्रोल कर सकता हूं। ये कोई भूत नहीं है, प्रेत नहीं है कि अरे इतना बड़ा हो गया, अरे मेरे को जला दिया, खा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक चीज है जिससे वार्मथ मिलता है। एक मशाल को पकड़ के वो देख रहा होगा, सोचे यहां पे मशाल पकड़ा हुआ है, तो ये देखो ऐसे होमो इरेक्टस जो है वो आग के पास बैठ के आग को देखते हुए वो सोच रहा होगा कि यार ये जो चीज मैंने कंट्रोल किया है इसको, ये मुझे बहुत आगे तक ले जाएगा। उसे क्या पता था कि इस आग के दम पे वो दूसरे प्लैनेट्स तक जाने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, वापस आते हैं। Not long afterwards, humans may have started deliberately to torch their neighborhoods. अब जब उसको पता चल गया कि मैं इस आग को, बीच में आग जल रहा है मान लो, मैं इस आग को एक लकड़ी अगर डाल दूं तो वो लकड़ी में भी लग जाएगा आग, और उसके बाद उस लकड़ी को अगर मैं आग से दूर हटा लूं तो फिर भी वो लकड़ी जलता रहेगा। मतलब आई एम प्लेइंग अराउंड विथ फायर, समझ रहे हो। पहले तो उसने आग को कंट्रोल किया कि अच्छा पानी से कंट्रोल करे, फिर उसको जब पता चल गया कि ओके दिस फायर कैन बी कंट्रोल्ड, उसका साइज, उसका कितना इंटेंसिटी है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके दिमाग में अगला जो थॉट आया कि कैन आई प्ले अराउंड विद दिस फायर। ठीक है, एक जगह आग तो जल रहा है, कैन आई ट्रांसफर इट टू अनदर प्लेस विदाउट गेटिंग माई सेल्फ बर्न्ट। तो उसने डंडा लिया, उसको रखा, उसमें डंडे में लकड़ी में आग लग गया, उस लकड़ी को फिर निकाल लिया और कहीं और ले जाके थोड़ा बहुत भूसा या सूखा पत्ता होगा उसमें लगाया, अब वो जल गया। अब नया डिस्कवरी, पहले तो डिस्कवरी ऑफ फायर किया कि पत्थर घिस के मैं सूखे पत्तों में धुआं ला सकता हूं और वो जलने लगते हैं। उसके ऊपर मैं अगर छोटी लकड़ियां रख दूं तो वो और अच्छे से जलता है। पहले तो फायर का इंटेंसिटी बढ़ाना सीखा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी अगर ज्यादा होगा तो मेरे पास पानी रखा हुआ है, मैं पानी उठा के उस पर डाल दूंगा। ऑब्वियसली बाल्टी तो नहीं था बट पानी था,
कुछ बाल्टी का जुगाड़ होगा शायद, पत्ता वत्ता से कुछ ऐसे पत्तल टाइप का कुछ बनाए होंगे शायद, ठीक है। तो उसके पास कॉन्फिडेंस था कि ही कुड कंट्रोल द फायर, और उसके पास ये भी नॉलेज आ गया कि ही कुड प्ले अराउंड विद द फायर। यहां से फायर उठा के उधर लगा दिए, उधर से उधर लगा दिए, 3 जगह लग गया फायर, 3 जगह से फायर उठा के और चौथे जगह में लगा दिए। नाउ ही कुड ट्रांसफर द फायर। आ रहा है समझ में? धीरे 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 लाखों सालों से इंसान आग के साथ खेलना सीख रहा था, ठीक है। अब कुछ थोड़ा जब कॉन्फिडेंस आता है, किसी चीज पे भी कॉन्फिडेंस आता है बंदर को, तो ऑब्वियसली बंदर को, क्योंकि इंसान हम भी बंदर ही है बेसिकली, तो बंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब उसने देखा कि यार इसको तो बहुत जगह यूज कर सकते हैं हम। I can control the size of the fire, I can transport it from one place to another. Why not use it for scaring my enemies away from us, like our tribe? मेरे जो दुश्मन ट्राइब है आसपास जंगल में रहते, जिनसे मैं डरता हूं, अगर उनके पास फायर नहीं है, मेरे पास फायर है, तो क्या मैं उस ट्राइब के गांव को जला सकता हूं? क्या मैं उसके गांव तक इस फायर को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। 10 बंदे मिले, 10 ने लकड़ी डाली, लकड़ियों में आग लगा, गए रात को, और जो दूसरा जो केव था, जहां पे केव सिस्टम, जहां पे एक और ट्राइब रहता था, उस केव सिस्टम में आसपास जो भूसा पत्ता वत्ता जो भी था उसमें आग लगा दिया, जला दिया, उनको भगा दिया वहां से, दूसरे केव में जो दूसरा ट्राइब रह रहा था। तो अब क्या हुआ? अब इंसान के अंदर धीरे 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 क्या आया? विल टू डोमिनेट। मैं डोमिनेट करना चाहता हूं। इस जंगल में जितने रिसोर्सेज है, जितने जानवर हैं, वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे और 5 ट्राइब्स रह रहे इस जंगल में। मैं इन 5 ट्राइब्स को इस जंगल से भगाना चाहता हूं। कैसे भगाऊंगा? बाय प्लेइंग अराउंड विथ फायर। आग को मैं ट्रांसफर करना सीख लिया, आग का साइज मैं कंट्रोल करना सीख लिया, बट बाकी जो ट्राइब्स है शायद उन्होंने अभी तक आग से खेलना नहीं सीखा। तो मैं क्या करूंगा? मैं आग को लूंगा और वो जिन जिन गुफाओं में, जिन जिन जंगल के पार्ट में रहते हैं, वहां पे जाके रात को आग लगा दूंगा, ताकि उनका जो गुफा जो भी बनाया उन्होंने, गुफा में रहने का जुगाड़ उगाड़ जो भी बनाया, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाए और उनको जंगल छोड़ के जाना पड़े। विल टू डोमिनेट। यही विल टू डोमिनेट आज यूएस, रशिया, इजराइल, ऐसे ना जाने कितने कंट्रीज को, और शायद पता नहीं मुझे, शायद हमारा कंट्री भी कभी फ्यूचर में, ऐसे न जाने कितने कंट्रीज को अपना दबदबा कायम करने के लिए आसपास के जो कंट्रीज हैं उन पे डोमिनेट करने के लिए प्रेरित करता है। थॉट प्रोसेस सेम है। आज हम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वेपन्स एंड फाइनेंस एंड साइबर वॉर, बायो वॉर, इन सब से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे चाइना मसल फ्लेक्सिंग करता है, वो बात बात पे ताइवान, फिलीपींस, इंडिया, सबके साथ मसल फ्लेक्सिंग करता है। डोमिनेशन, अपना मैं यहां का राजा हूं, ये मेरा इलाका है, इस चीज को बताने के लिए। ये साइकोलॉजी का रूट है उस होमो इरेक्टस के थॉट में, जो आग को यूज किया था अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने जो उसी के टाइम पे जो दूसरे ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे उनको भगाने के लिए। ये मेरा जंगल है, यहाँ का खाना मेरे ट्राइब के लिए, तू यहां से भग जा, तू कोई और जगह ढूंढ ले, जंगल में कहीं दूर चला जा, यहां का जितना शिकार है वो मैं करूंगा। विल टू डोमिनेट, समझ रहे हो? मतलब जंगल डोमिनेट करते करते हम कहां तक पहुंच गए आज के डेट में। चलो नेक्स्ट इज, तो वही नेबरहुड्स को भी आग लगा देते थे ये। अच्छा, डोमिनेट करने के अलावा भी और भी रीजंस थे
होमो इरेक्टस के पास आग को यूज करने का। जैसे अ केयरफुली मैनेज फायर कुड टर्न इम्पॉसिबल बैरन थिकेट्स इनटू प्राइम ग्रासलैंड स्टीमिंग विद गेम। मतलब मान लो जिस जंगल में रह रहा है, एकदम डेंस जंगल है, जैसे अमेजोन के जंगल, जैसे रेन फॉरेस्ट होते हैं, अमेजोन या मलेशिया के जो रेन फॉरेस्ट है, डेंस, ठीक है, मतलब इतना डेंस कि नीचे ग्राउंड तक धूप भी नहीं आ पाता, इतना ज्यादा डेंस। उसके अंदर से, अब रास्ता वास्ता तो बाद में बनाना, पगडंडिया या रास्ते तो बाद में बने, पगडंडिया पहले तो नहीं हुई करती थी ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं थे उस वक्त। तो इतने डेंस जंगल के अंदर से कहीं निकलना, मान लो आप इतने डेंस जंगल में शिकार करने गए हो, एक हिरन दिखा, लेकिन आप जब तक उसको दौड़ाने का कोशिश किए, मान लो 2-4 मिनट दौड़ाए और वो जंगल में कहां घुस गया आपको दिखा ही नहीं, और आप तेज दौड़ भी नहीं पा रहे थे उसके पीछे, क्योंकि पूरा जंगल झाड़ी मतलब भरा हुआ डेंस रेन फॉरेस्ट है। तो ऐसे जगह में शिकार करना बहुत मुश्किल होता है, जानवर बहुत जल्दी छुप जाते हैं, आपका दौड़ना या भागना या मूव करना मुश्किल होता है। तो अब इंसान ने एक और दिमाग लगाया, उसने फॉरेस्ट फायर देखा था कि फॉरेस्ट फायर के बाद पूरा जंगल जल जाता है एंड उसके बाद फिर पेड़ वेड़ सब राख बन जाते हैं और खाली एरिया हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो जंगल फिर से वहाँ से रिवाइव करता है और ग्रासलैंड जैसा बन जाता है। बड़े पेड़ आने में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बड़े पेड़ तो जल गए, तो ग्रास बहुत जल्दी ग्रो करता है और वो ग्रासलैंड जैसे बन जाता है। ये चीज़ उसने ऑब्जर्व किया था इंसान ने। अब यही चीज़ उसके पास तो अब पावर था, उसने आग को कंट्रोल करना, आग के साथ खेलना, आग को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना सीख लिया था। अब इंसान ने क्या किया, जानवर छुप ना पाए ये सोच के उन्होंने आग को अपने गुफा से बाहर करके कहां पे ले आया, जंगल में। जंगल में आग लगा दिया, फॉरेस्ट फायर करा दिया आर्टिफिशियली। क्यों? ताकि जानवर छुप ना सके। मैं आपको रेन फॉरेस्ट दिखा देता हूं, कितना डेंस होता है। आप खुद सोचो, ये है रेन फॉरेस्ट, इसमें तो फिर भी दौड़ने का जगह दिख रहा है। मान लो आपको दूर इसमें एक हिरन दिखा, आप जस्ट यहां से दौड़ना शुरू किए, हिरन उस तरफ लेफ्ट साइड में मुड़ गया, और जैसे ही आप लेफ्ट साइड में मुड़े आपको दिखा ऐसा कुछ। आप इसमें दौड़ पाओगे? आप खुद सोच लो, आप इतने डेंस रेन फॉरेस्ट में दौड़ पाओगे? नॉट पॉसिबल, राइट? कितना डेंस है यार, इसमें शिकार करना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। शिकार के लिए आपको जानवर दिखना तो चाहिए, यहां पे तो जानवर दिखेगा ही नहीं, सामने भी खड़ा रहेगा। तो इंसान ने क्या किया, जला दिया फॉरेस्ट। अब एक बार फॉरेस्ट जला दिया, ये सारे जो भी थिकेट्स वगैरह, जो श्रब्स है और छोटे छोटे पेड़ है, ये सारे जब जल गए, उसके बाद क्या हुआ, पेड़ वेड़ सब जल गया। फॉरेस्ट फायर के बाद कैसे होता है आपको मैं दिखा देता हूं। ये सब जला दिया जब, उसके बाद बचता कुछ भी नहीं है। देखो नीचे का जो थिकेट था वो सब साफ हो गया, विजिबिलिटी देखो कहां दूर दूर तक आप अब दिख जाएगा। जैसे ही धुआं क्लियर होगा आपको दूर दूर तक इसमें दिख जाएगा कि कहां पे क्या छुपा हुआ है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, दूर तक दिख रहा है कहां पे कौन सा जानवर है नहीं है। जानवरों को छुपने का जगह ही नहीं बचा, ये भी कोई फॉरेस्ट रहा होगा। आ रहा है समझ में? तो अब उसको पहला क्या था कि शिकार करना आसान हो गया, इस जगह में दौड़ना, जानवर को ट्रैप करना, जानवर को दूर से स्पॉट करना बहुत आसान था क्योंकि विजिबिलिटी बेटर था। दूसरा चीज, इन एडिशन वंस द फायर डाइड डाउन, जब आग लग के खत्म हो गया, सब कुछ जल के खत्म हो गया, Stone Age entrepreneurs could walk through the smoking remains and harvest charcoaled animals, nuts and tubers. तो जब सब कुछ जल के खत्म हो गया ऐसे, तो इसके अंदर फिर जो उस वक्त के जो वो थे, जो मतलब स्टोन एज के जो भी एक्सप्लोरर्स थे, ट्राइब के बेसिकली एक्सप्लोरर्स जो थे, वो क्या करते थे, वो इसमें
जब ठंडा हो गया वॉक करते हुए घुसते थे, एंड इस राख में उनको बहुत सारे जले हुए जानवर एंड हाफ कुक्ड ट्यूबर्स मतलब जो पेड़ के रूट्स होते हैं वैसे टाइप की चीजें बहुत कुछ मिल जाती थी उनको। तो उनको अलग से हंट नहीं करना पड़ता था, एक बार जाओ 4-5 जले हुए जानवर तो मिल ही जाएंगे, चारकोल जानवर, उनको ले आओ घर में तोड़ के, उनके अंदर जो जला नहीं है, जो क्रस्टिंग नहीं हुआ है अंदर का फ्लैश, उसको खाओ। आ रहा समझ में? रेडीमेड ग्रिल्ड कुछ भी, मान लो ग्रिल्ड मंकी या ग्रिल्ड फॉक्स, व्हाटएवर। अभी कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस मैं दिखाने वाला हूँ फॉरेस्ट फायर में एनिमल्स कैसे, चारकोल्ड एनिमल्स, क्योंकि इस बुक में हार्वेस्ट चारकोल्ड एनिमल्स आया है, तो क्या एग्जैक्टली व्हाट प्रोफेसर यूवल मीन्स बाय चारकोल्ड एनिमल्स, तो आपको अगर अच्छा ना लगे आप फॉरवर्ड कर जाइए। सो दिस इज बेसिकली हाउ एनिमल्स गेट चारकोल्ड ड्यूरिंग अ फॉरेस्ट फायर। ये देखो खरगोश है, जल चुका है, खत्म है, लेकिन अंदर फ्लैश बचा है, उस फ्लैश को ह्यूमन बीइंग्स खाते थे। ठीक है, अब छी बोलने से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हम उन्हीं के, हमारे ही पूर्वज है वो। ठीक है, ये देखो चारकोल्ड एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे जानवर मिलते थे उनको फॉरेस्ट फायर्स के बाद, और उसको वो कलेक्ट करके लाते थे एंड खा जाते थे। ठीक है, ये देखो, ये तो कोई बार्ब्ड वायर भी दिख रहा है, मतलब जानवर भागने की कोशिश किया था बट वहीं पे फंस गया एंड वहीं पे जल गया। ठीक है, तो ऐसे जानवरों को कलेक्ट करके वो खा जाते थे। ओके, बट द बेस्ट थिंग फायर डिड वाज कुक। इन ये तो सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स थे, बट जो बेस्ट यूज ऑफ फायर था वो था, फायर आपको कोई भी खाने को, चाहे वो फ्लैश हो, चाहे वो ट्यूबर हो, चाहे वो नट हो, उसको इजीली डाइजेस्टेबल और थोड़ा बहुत टेस्टी बना देता था। कुकिंग के लिए फायर यूज होने लगा था। Foods that humans cannot digest in their natural form, such as wheat, rice, potatoes. आप कच्चा चावल या कच्चा गेहूं, कच्चा आलू नहीं खा सकते, आपका पेट खराब हो जाएगा। बट आप इनको फायर पे थोड़ा सा अगर प्रोसेस कर लो तो फिर आप खा सकते हो, गेहूं, चावल, आलू, ये सब खा सकते हो आप। ठीक है, तो these became staple of our diet thanks to cooking. पहले ये नहीं खाता था इंसान, बट बाद में उसे जब पता चला कि फायर से ये चीज़ें जो भी है, ये वेजिटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स जो भी है, इनको हम थोड़ा सा इजी टू च्यू एंड इजी टू डाइजेस्ट बना के खा सकते हैं, बस उसके बाद फिर ये कुकिंग जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारे बॉडी में काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिर से आने लगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फायर नॉट ओनली चेंज फूड्स केमिस्ट्री, इट चेंज इट्स बायोलॉजी एज वेल। तो केमिस्ट्री तो चेंज हुआ ही, फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे वो हीट से ब्रेक डाउन होके इजी टू डाइजेस्ट बन जाते थे, बायोलॉजी भी चेंज हो जाता था। कुकिंग किल्ड जर्म्स एंड पैरासाइट्स दैट इन्फेस्टेड फूड। तो अंदर जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको बताया हम स्कैवेंजिंग करते थे, तो फ्लैश में मान लो कीड़े लग गए हैं, वर्म्स लग गए हैं, अब उस फ्लैश को खा तो सकते हैं नहीं, वो खाएंगे तो वो पक्का वर्म्स हमारे पेट में जाएंगे और हमारा बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करता था इंसान कि उन जो भी फ्लैश या डेड रॉटन एनिमल का जो भी काकस का जो वो होता था, पार्ट होता था, बॉडी पार्ट या जो भी है, उसको उठा के ले आता था और उसको आग में प्रोसेस करता था। आग में प्रोसेस करने से क्या होता था, उसके अंदर जो जर्म्स थे, जर्म्स तो ऑब्वियसली दिखता नहीं था उस वक्त, जर्म्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन जो वर्म्स थे, खासकर कीड़े जो एक डेड बॉडी में लगते हैं, वो कीड़े मर जाते थे। एंड वो कीड़े जब मर जाते थे तो इंसानों को वो खाने में आसान होता था और बीमार भी नहीं पड़ते थे इंसान, क्योंकि वो वर्म्स वगैरह वो सब मर चुके।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। वैसे ही इंसान काफ़ी स्कैवेंजिंग करता था, हम पिछले एक दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि अर्ली मैन काफ़ी हद तक स्कैवेंजिंग करता था। शेर के बाद, हाइना के बाद जाके डेड बॉडी से मैरो चोरी करके, बोन मैरो चोरी करके खाना, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो अब उसको फ्लैश भी थोड़ा बहुत सड़ भी जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि उसके पास आग था, प्रोसेस करो, जर्म्स एंड वर्म्स जो भी है वो मर जाते थे, उसके बाद खा लो। Humans also had a far easier time chewing and digesting old favorites such as fruits, nuts, insects and carrion if they were cooked. वही डेड बॉडीज को या नट्स को या इंसेक्ट्स भी खाता था, मैंने बताया था आपको वीडियो में। तो अगर इंसेक्ट को कच्चा खा रहा है तो उसमें बहुत देर चबाना पड़ता था। ऑब्वियसली आप किसी चीज़ को कच्चा खा रहे हो तो आपको चबाना पड़ता है उसको, अच्छे से चबाते रहो, तब जाके वो थोड़ा सॉफ्ट होगा सलाइवा एंड टीथ के एक्शन से। मैस्टिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एंड उसके बाद आप उसको निगल सकते हो। फ्लैश को भी अगर थोड़ा सा भी रॉ रह जाए फ्लैश, देखना कितना रबर जैसे लगता है। जो भी फ्लैश खाते हैं आप लोग को पता होगा, अगर अच्छे से कुक नहीं है ऐसे खींचो तो भी वो आता नहीं है, रबर जैसे होता है। तो उसको आप सोचो, आप पूरा ही अगर कच्चा फ्लैश खा रहे हो तो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। बट अब आग में जब उसको थोड़ा प्रोसेस कर लो तो वो सॉफ्ट हो जाता था फ्लैश। ऑब्वियसली कुकिंग होता था, उसके जो बड़े जो मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में आ जाते थे और उसको डाइजेस्ट करना भी आसान होता था। तो इस तरह से लाखों साल, 8 लाख साल पहले से हम लोग आग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लाखों सालों के फायर के यूज़ के साथ साथ हम कुकिंग सीखे, और कुकिंग से क्या होता था, बड़े मॉलिक्यूल्स जो रहते थे वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो जाते थे थोड़े सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जो जिस कारण हमको उनको च्यू करने में और डाइजेस्ट करने में दोनों में आसानी पड़ती थी। अब इस कारण से हमारे बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए। Whereas chimpanzees spend 5 hours a day chewing raw food, a single hour suffices for people eating cooked food. चिंपैंजी को दिन में 5 घंटे सिर्फ चबाना पड़ता है अपना खाना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपरली। इंसान को अब 5 घंटे नहीं चबाना पड़ रहा था, वो 1 ही घंटा चबा के अपना खाना डाइजेस्ट कर ले रहा था। तो बाकी काफी सारा फ्री टाइम बचा इंसान के पास, है ना। The advent of cooking enabled humans to eat more kinds of food, to devote less time to eating and to make do with smaller teeth and shorter intestines। देखो, तो इससे एक तो बहुत सारा फ्री टाइम बचा, दूसरा चीज हमारे दांत पहले बहुत बड़े थे। मैंने आपको फोटोज दिखाए अर्ली मैन के, राइट। तो ये देखो होमो इरेक्टस का जॉ देखो आप, कितना बल्जिंग आउट था ये वाला पार्ट, ऐसा ऐसा बल्जिंग आउट था। क्यों? क्योंकि उसके दांत जो थे वो बड़े थे, वो रॉ फूड खाता था। बट जैसे जैसे आग यूज होने लगा, दांत का साइज धीरे धीरे छोटा होने लगा। जॉ मसल्स एंड जॉ बोन का साइज भी धीरे धीरे छोटा होने लगा, क्योंकि अब फूड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे दे वर ऑलरेडी इन अ ब्रोकन डाउन स्टेट। कच्चा नहीं खा रहे थे हम खाना, अब फायर पे प्रोसेस करके खा रहे थे हम। तो हमारे दांत भी छोटे हो गए, हमारा जॉ भी धीरे धीरे छोटा हो गया। तो ये जो बल्ज देख रहे हो होमो इरेक्टस के मुंह के सामने, ये वाला लिप्स वाला पार्ट देखो इस इमेज का, ये जो बल्ज होता था ये बल्ज धीरे धीरे कम हो गया और हमारा मुंह आज के डेट में फ्लैट हो गया। ऐसे आ रहा है समझ में? तो ये एक बड़ा फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आया कि हमारा मुंह, जॉ का साइज, टीथ का साइज काफी डिफरेंट हो गया। एंड दूसरा जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आया वो आया हमारे पेट में। पेट में जब हम कच्चा कोई भी फल या सब्जी या ट्यूबर या फ्लैश खाते थे, हमारा इंटेस्टाइन काफी लंबा होता था, क्योंकि डाइजेशन करना है तो जितना लंबा होगा इंटेस्टाइन उतना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता था, ठीक है। बट जब हम कुक्ड फूड खाने लगे तो बॉडी को पता चला यार ये तो थोड़ा मॉलिक्यूल पहले जैसा उतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल बन के आ रहा है। तो फिर बॉडी ने क्या किया कि
ठीक है यार, तो थोड़ा छोटे इंटेस्टाइन से भी काम चल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आंतड़िया बोलते जिसको शायद हिंदी में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफी धीरे 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 छोटा होने लगा। ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सम स्कॉलर्स believe there is a direct link between the advent of cooking, the shortening of the human intestinal tract and the growth of the human brain. अब इंटेस्टाइन छोटा हो गया तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में जो ब्लड सप्लाई होता था, जो एनर्जी सप्लाई होता था, वो भी कम हो गया। अब उस एनर्जी को कहाँ डायरेक्ट किया गया? नेचर का फोकस क्या था हमारे बॉडी में? ब्रेन। तो वो जो ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई जो इंटेस्टाइन छोटा होने के कारण पेट में जो सेव हुआ, पेट में कम होने लगा ब्लड सप्लाई, और वही ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन में बढ़ गया। आ रहा समझ में? क्योंकि हमारा ब्रेन धीरे धीरे काफी डेवलप कर रहा था। सिंस लॉन्ग इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज ब्रेन्स आर बोथ मैसिव एनर्जी कंज्यूमर्स, एक लॉन्ग इंटेस्टाइन भी बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है क्योंकि उसे डाइजेस्ट करना रहता है फूड को, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में देना रहता है, तो एनर्जी तो काफ़ी कंज्यूम करता है, डाइजेशन प्रोसेस भी, एंड एक ब्रेन भी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो दोनों एक साथ होना मुश्किल था। ह्यूमंस में ऑलरेडी ब्रेन का साइज बढ़ रहा था धीरे धीरे, हमने पढ़ा द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग में। तो उसी के साथ साथ जब स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होने लगा तो सोने पे सुहागा हो गया। इंसान को आने लगा बहुत मज़ा, अब पेट छोटा हो रहा है और पेट का जो न्यूट्रिशन है वो जा रहा है दिमाग में। ठीक है, बाय शॉर्टनिंग द इंटेस्टाइन्स एंड डिक्रीजिंग देयर एनर्जी कंजम्पशन, कुकिंग इनएडवर्टेंटली ओपन्ड द वे टू जंबो ब्रेन्स ऑफ निएंडरथल्स एंड सेपियंस। तो एक बड़ा रीजन है कि कुकिंग के कारण जो हमारा पेट में जो एनर्जी सेव हुआ, वो एनर्जी डायरेक्ट हुआ हमारे ब्रेन में, और हमारा ब्रेन और ज्यादा बढ़ने लगा। आ रहे समझ में? चलो, फायर ऑल्सो ओपन द फर्स्ट सिग्निफिकेंट गल्फ बिटवीन मैन एंड अदर एनिमल्स। अच्छा, फायर के कारण मैंने आपको कहा कि बाकी जानवर तो सब डरते थे फायर से, बट इंसान फायर से नहीं डरता था। The power of almost all animals depend on their bodies, the strength of their muscles, the size of their teeth, the breadth of their wings, etc. ज्यादातर जानवर कब पावरफुल होता है? जब उसके मसल्स बहुत स्ट्रांग है। जैसे शेर के पैर देखे हो, मेरे हाथ का डबल विड्थ होता होगा, डबल या ट्रिपल उसका डायमीटर होता होगा एक फुल ग्रोन शेर का। ठीक है, और ज्यादातर एनिमल्स में उनका मसल, ये जॉ मसल कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है उसका बाइटिंग फोर्स कितना है। हाथों के लिम्स के मसल कितने स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। वो एक पंजे से आपको फ्लैट कर सकता है। एक शेर अगर आपको एक पंजा मारेगा ना, आप फ्लैट हो जाओगे, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे। आ रहा समझ में? एक इंसान आपको थप्पड़ मारेगा तो आप बेहोश नहीं होगे, बट एक शेर अगर अपने फुल पावर से आपको थप्पड़ मारेगा, आप बेहोश के मर भी सकते हो, आपका यहां से नेक फ्रैक्चर हो सकता है। आ रहा समझ में? तो ये डिफरेंस होता है पावर में। ज्यादातर जानवरों में पावर डिपेंड्स ऑन मसल पावर, या फिर उसका पंख कितना बड़ा है। जैसे अगर हम ईगल्स की बातें करें तो ईगल्स में बहुत बड़े पंख होते हैं, उनका विंग स्पैन जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख जाएगा। ये देखो, दिख रहा है पूरा विंग स्पैन, मैसिव। जस्ट देखो, इंसान के कंपैरिजन में दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन 6 फीट, आई थिंक ऑलमोस्ट 7 फीट का विंग स्पैन है। तो ये चिड़िया अगर पावरफुल नहीं होगी तो कौन सा चिड़िया पावरफुल होगा, है ना? तो ज्यादातर जानवरों में मसल, विंग स्पैन, इन चीजों पे डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, द साइज ऑफ द टीथ, डायनासोर का टीथ आपने, टी-रेक्स का टीथ आपने देखा ही होगा। देखो, जैसे ये है टी-रेक्स का टीथ,
अब देख रहे हो, 2 हाथों में पकड़ा हुआ है ऐसे, इतना बड़ा, करीब इतना, दोनों हाथों में आ गया ऐसे। ठीक है, तो इन चीजों पे डिपेंड करता था कि एक जानवर का कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है इससे पहले, विंग्स, टीथ साइज, मसल्स साइज वगैरह। अब कुछ और होने लगा। अब इंसान पावरफुल हो रहा था, बट मसल के भरोसे नहीं, टीथ के भरोसे नहीं, या फिर अपने विंग्स के भरोसे नहीं। इंसान किसी और फोर्स को अपने कंट्रोल में करके ताकतवर होता जा रहा था। Though they may harness winds and currents, they are unable to control these natural forces. देखो, जैसे आपको पता होगा, चील जो रहता है वो ना एक पर्टिकुलर जगह में ऐसे गोल 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 घूमते रहता है, आपने देखा होगा। वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो लोग जब एक पर्टिकुलर, मान लो एक एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे हवा जो रहता है, हवा भी गर्म हो जाता है। अब गर्म हवा हमेशा ऊपर जाता है, हमने स्कूल में पढ़ा है। तो जब गर्म हवा ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं थर्मल वेल। और चील जो है, ये जो हवा ऊपर जा रहा है, इसमें बस अपने पंख खोल के सर्कल्स लगाता रहता है। और क्योंकि हवा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो चील भी धीरे 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 स्पाइरलिंग करते हुए ऑल्टीट्यूड गेन करता रहता है। उसे मेहनत नहीं करना पड़ता ऊपर जाने के लिए, ऐसे नहीं कि पंख मार मार के ऊपर जा रहा है, वो बस पंख खोल के हवा में ग्लाइड करता रहता है। और क्योंकि हवा ऊपर जा रहा है, तो अपने आप चील भी ऊपर जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विंड का और थर्मल पावर को चील ने हार्नेस तो किया, उसको अपने काम लगाया, लेकिन क्या एक चील ये कंट्रोल कर सकता है कि मुझे कहां पे ऊपर जाना है? मुझे पॉइंट ए पे नहीं, मुझे पॉइंट बी में ऊपर जाना है। लेकिन पॉइंट बी तो अभी तक हीट ही नहीं हुआ है। अब हीट नहीं हुआ तो वहां पे वो थर्मल वेल जो जिसकी बात कर रहा था, जहां पे हवा ऊपर जाता है, वो नहीं बना होगा। तो क्या चील पॉइंट बी में जाके वैसे ऊपर जा सकेगा स्पाइरलिंग करते हुए, बिना एनर्जी कंज्यूम करते हुए? क्योंकि उड़ने में, विंग्स को फ्लडर करने में बहुत एनर्जी लगता है एक बड़े बर्ड को। तो वहां पे तो थर्मल वेल है नहीं, तो चील का जितना बचा कुचा एनर्जी है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर चील को नीचे आना पड़ेगा पॉइंट बी में। बट पॉइंट ए में क्योंकि हवा ऊपर जा रहा था, तो चील बस अपने विंग्स को खोल के रख दिया था और खुद भी ऊपर जाता जा रहा था विदाउट कंज्यूमिंग मच एनर्जी। समझ लो थर्मल वेल का कॉन्सेप्ट चील क्यों यूज करता है, ताकि उसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करना पड़े ऑल्टीट्यूड गेन करने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए। ठीक है, तो चील यूज तो कर सकता है विंड और थर्मल एनर्जी को, बट वो अपने हिसाब से उनका लोकेशन सेट नहीं कर सकता। ठीक है, ईगल्स फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई थर्मल कॉलम्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, spread their giant wings and allow the hot air to lift them upwards, जो मैंने समझाया आपको। Yet eagles cannot control the location of the columns and their maximum carrying capacity is strictly proportional to their wingspan. Wingspan जितना बड़ा होगा उतना फायदा मिलेगा उसको थर्मल कॉलम से, नहीं तो उसको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज होता है कि चील अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता कि कितना तेजी से जाना है, किस जगह पे जाना है। बस हाँ, कहीं पे थर्मल कॉलम बन रहा है, वो सिस्टम बन रहा है, अगर हवा ऊपर जा रहा है, तो चील कैन यूज दैट मोशन ऑफ एयर टू गेन हाइट, दैट्स इट। वो कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। बट वेन ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड फायर, जब इंसानों ने फायर पे कंट्रोल किया अपना, they gained control of an obedient and potentially limitless force. आग इंसान के लिए एक obedient force था जो इंसान की बात मानता था। इंसान चाहता, अगर अरे जानवर आ रहा है, मुझे आग को बढ़ाना है, तो इंसान क्या करेगा? सूखी पत्ती डाल देगा, लकड़ी डाल देगा, आग बड़ा हो जाएगा, जानवर डर के भाग जाएगा। फिर इंसान को लगेगा यार आज तो गर्मी है, इतना ज़्यादा आग से गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा आग को छोटा कर लेते हैं। 2 लकड़ी निकाल लेगा खींच के, आग छोटा हो जाएगा।
रात को बहुत गर्मी लग रही है, आग नहीं जलाना है, चलो ठीक है दिन हो गया है, फालतू में लकड़ी भी कम पड़ा हुआ है अपने पास, आग जलाने के लिए तो लकड़ी डालना पड़ेगा, तो फिर यार लकड़ी बचाना तो है नहीं, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा लकड़ी काटने। तो इंसान बोलेगा चलो बुझा देते हैं, फिर आग को पानी डाल दिए, बुझ गया आग। तो बहुत ओबीडियंट एंड पोटेंशियली लिमिटलेस। मतलब आप आग के एनर्जी को कितने तरीकों से अपने यूज में ला सकते हो, मुझे अलग से बता के समझाने की जरूरत नहीं है। फायर हमें कुकिंग में हेल्प करता है। हमारे गाड़ियों में जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, पेट्रोल और डीजल जलता ही तो है, फायर ही तो है, वो एक फॉर्म ऑफ फायर है, उससे हम मूव करते हैं। फायर को यूज करके हम रॉकेट्स छोड़ रहे हैं, मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, वॉर लड़ रहे हैं। फायर जला देता है, तो एक ग्रेनेड जब फटता है तो उसमें से भी फायर ही निकलता है। बुलेट निकलता है, कैसे निकलता है? क्योंकि गन पाउडर में फायर लगता है। तो फायर के कितने यूजेस है ये मैं गिना के एक वीडियो में खत्म नहीं कर सकता। लिमिटलेस यूजेस, ठीक है। तो ऐसे एक चीज पे इंसान ने काबू पा लिया था। Unlike eagles, human could choose when and where to ignite a flame, and they were able to exploit fire for any number of tasks. हमारे कंट्रोल में था। ईगल जैसे नहीं कि अच्छा यहाँ पे थर्मल कॉलम बन रहा है तो यहाँ पे घूम लेती हूँ, उधर थर्मल कॉलम बन रहा है तो उधर घूम लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे अगर यहाँ पे घूमना है, थर्मल कॉलम नहीं भी है, मैं आग लगाऊंगा थर्मल कॉलम बनने लगेगा। बट ऑब्वियसली हमारे पास विंग्स नहीं थे तो हम थर्मल कॉलम तो यूज नहीं करते थे, बट हाँ हम n नंबर ऑफ यूजेस के लिए आग को यूज कर पाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द पावर ऑफ फायर वॉज नॉट लिमिटेड बाय द फॉर्म, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। आग से आप कितना बड़ा आग बनाना चाहते हो, ठीक है, आप फायर को कितना बड़ा बनाना चाहते हो, ये हमारे ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड नहीं करता था कि हमारे पास मसल पावर कितना है, हमारे पास दांत कितने बड़े हैं, हमारा विंग स्पैन कितना बड़ा है, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। आग आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो ये आपके विल पावर पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, देखो एक मस्त लाइन लिखा हुआ है, अ सिंगल वुमन, वुमेन यूजुअली मेल से छोटे होते हैं ना, अ सिंगल वुमेन विथ अ फ्लिंट और फायर स्टिक, एक छोटा सा फ्लिंट, वो घिसने वाला जो पत्थर होता था, ठीक है, एक अबला नारी जिसके पास बस 2 पत्थर थे, एक सिंगल वुमेन जिसके पास ना मसल है, ना टीथ है, ना विंग स्पैन है। अ सिंगल वुमेन विथ अ फ्लिंट और अ फायर स्टिक कुड बर्न डाउन एन एंटायर फॉरेस्ट इन मैटर ऑफ आवर्स। एक सिंगल अबला नारी जिसके पास बस 2 पत्थर है और कुछ नहीं है, वो भी कुछ घंटों में एक बड़े से जंगल को जला सकती थी। मतलब आप फोर्स और एनर्जी सोच रहे हो। मतलब ये लाइन पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो वैसे टाइप का कुछ हो गया ना कि जैसे ये मूवी तो आप लोगों ने देखा ही होगा शायद, द लास्ट एयरबेंडर। मुझे वैसी सी फील आ गई थी कि एक अबला नारी, ज्यादा पावर नहीं है जिसके पास, वो भी हाथ ऐसे खोलेगी तो उसके पास हाथ में कुछ ऐसा चीज है, पत्थर है, जिससे वो स्पार्क प्रोड्यूस करके पूरे जंगल को जला सकती है। मतलब समझ रहे हो, एक अबला नारी के हाथ में भी कितना ज्यादा पावर है, एक जंगल को जला के भस्म कर सकती है वो, क्योंकि उनके हाथ में अग्निदेव है। नहीं वैसे टाइप का ही कुछ हो गया, नहीं फायर का डिस्कवरी। मतलब ये लास्ट एयरबेंडर मूवी में भी बेसिकली यही दिखाते हैं, बच्चे से, मतलब आपको देख के लगेगा कि क्या ये क्लास 6-7 के बच्चे ये क्या कर लेंगे, लेकिन फिर वो जब अपने पावर्स रिवील करते हैं तो दैट्स व्हाट द मूवी इज़ अबाउट। नहीं देखे हो तो ज़रूर देखो द लास्ट एयरबेंडर, बहुत अच्छी मूवी है। एंड ये मूवी भी नहीं सीरीज़ है, बेसिकली कॉमिक सीरीज़ है, बेसिकली उसी से मूवी इंस्पायर करके बनाए हैं। बट यस, तो हम भी कुछ हद तक, जो हमारे जो पूर्वज थे वो भी शायद ऐसा ही फीलिंग लिए होंगे, मेरे हाथ में एक ऐसा चीज़ है जिससे मैं पूरे जंगल को जला सकता हूँ। आ रहा है समझ में? पोटेंशियल लिमिटलेस पावर एंड ओबीडियंट। लाइक फायर को मैं एक
जीनी के तरह ही देखता हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका बोल के सामने आ जाएगा, आप हुक्म दो उसको। दूसरे देश को जलाना है, या आपको चिकन रोस्ट करना है, या फिर आपको दाल पकाना है, या फिर आपको जानवर भगाना है, आप बस उसको हुक्म दो, आग आपके लिए कर देगा। सो फायर एक रियल लाइफ जीनी की तरह मुझे लगता है कुछ हद तक। चलो ये खत्म करते हैं बस पार्ट। द डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर वॉज अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम। अब ये जीनी जो हाथ लगा था हमारे, जैसे अलादीन के हाथ एक जादुई चिराग लगता है ना, वैसे ही हमारे हाथ फायर लगा था। आपके सामने अगर आग जल रहा है, आप गैस में खाना बना रहे हो, बॉन फायर के सामने बैठे हो, जो भी कर रहे हो, आप अगर फायर का वैल्यू नहीं समझ रहे हो, वो जो चीज जो जल रहा है आपके सामने डांस कर रहा है, एक बार थोड़ा इधर से मारता है एक लपट, फिर एक बार उस तरफ से एक लपट मारता है, लपटे होती है ना लपट, उसका सिंगुलर क्या लपट ही होगा ना, तो मेरा थोड़ा हिंदी वीक है। एनीवेज, तो ये जो फायर का जो डांस ऑफ फायर हो रहा, अगर आप इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर शायद आप अपने एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर पा रहे हो कि आप किस चीज के सामने बैठे हो और आपका जो स्पीशीज है किस चीज को कंट्रोल कर रहा है। सम मेजर डिस्कवरी ऑफ फायर, ये कहां से कहां तक ले जाएगा, ये एक जीनी है हमारा। आप जीनी को अगर इंटेलिजेंट विशेस मांगोगे तो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा, और जीनी से अगर आप फुलिश विशेस मांगोगे तो आपको खत्म कर देगा जिन। आ रहा है समझ में? तो फायर भी एक रियल लाइफ जीनी है। और आज भी आप खुद सोच के देखो, आज भी हम लोग जब भी कहीं पे आउटडोर्स में पार्टी करते हैं, किसी रिजॉर्ट में गए, किसी कैंपिंग एक्सपीरियंस के लिए गए, ट्रैक पे गए, तो हम आज भी आग जला के उसके चारों तरफ 5, 6, 10 लोग बैठ के बातचीत करना, हा हा ही करना, गाने गाना, अंताक्षरी खेलना, डांस करना, म्यूजिक चला के फायर के चारों तरफ, जो मज़ा आता है, खासकर न्यू ईयर क्रिसमस वगैरह में करते हैं हम लोग। तो कभी करके देखना, अगर नहीं की हो तो, बीच में आग जल रहा है और चारों तरफ डांस करके देखो। ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, पता हम लोग के अंदर। हमारे पूर्वज लाखों साल पहले भी वो फायर के चारों तरफ ही डांस करते थे। फायर को देख के उनको बहुत मजा आता था, फायर को देख के शांत हो जाते थे, फिर फायर को देख के उनको चढ़ जाती थी, फिर वो डांस करते थे फायर के चारों तरफ। यही हैप्पीनेस का डेफिनेशन होता था। आज भी आप नेक्स्ट न्यू ईयर या क्रिसमस में बॉन फायर या कैंप फायर करके उसके चारों तरफ डांस करके देखना, जो मजा आएगा, आई एम टेलिंग यू, इट्स। और खासकर जब आप फायर को जानते हो, अग्निदेव को आप समझते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो उनकी, अग्निदेव आओ मेरे सामने रखी हुई जो लकड़ियां हैं उनमें प्रकट हो जाओ, फिर अग्निदेव धीरे धीरे आग जलाओ भी। मैं इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, पता, शहर में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर मैं लकड़ी दे दूं और उनको पेट्रोल दे दूं तो वो आग ढंग से लगा नहीं पाएंगे, पेट्रोल होने के बावजूद। ऐसे नहीं है पेट्रोल पूरा डाल दो आग लग जाएगा, ऐसे नहीं होता है। लकड़ी में आपको, जब आप लकड़ी में आग जलाते हो, आपको भूसा, थोड़ा पेपर, ऊपर से पेट्रोल, ये सब करके फिर लगाना पड़ता है। थोड़ा बीच बीच में पेट्रोल हल्का हल्का छिड़क छिड़क के, ऐसे नहीं पूरा बॉटल पलट दिए, नहीं तो फिर बॉटल तक आग पहुंच जाएगा। थोड़ा पेट्रोल डालो, थोड़ा फूंक मारो, फूंक मारने से वो लकड़ी धीरे धीरे आग पकड़ता है। इट्स अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस बहुत लोगों को नहीं पता होता। आप ट्राई करके देखो, आप थोड़ा लकड़ी कहीं से जुगाड़ करो और देखो कि आप आधा घंटा, 1 घंटा एक फायर को सरवाइव करवा पाते हो कि नहीं, या फिर एट ऑल फायर स्टार्ट भी कर पाते हो कि नहीं, उन लकड़ियों में आग लगता भी है कि नहीं। आपके पास माचिस होगा, 1 बॉटल पेट्रोल कहीं से जुगाड़ कर लो और देखो आप। तो फायर स्टार्ट करना भी एक स्किल है जो बहुत टाइम से हमारे अंदर है, बट हम शायद आज के डेट में हमारे फ़ोन्स के चक्कर में और बाकी चीज़ों के चक्कर में हम ये स्किल को शायद भूल ही गए हैं। कितना इंपॉर्टेंट स्किल है ये।
तो इसी के साथ अग्निदेव को नमन करते हुए ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये नॉट चैप्टर, ये पार्ट को ख़त्म करते हैं, अभी तो चैप्टर बाकी है। आप ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं ये जो भी वीडियो पॉडकास्ट्स हो रहे हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।